हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन। माई सेल्फ यश, और आज हम पढ़ने वाले हैं साथियों हाइड्रोकार्बन चैप्टर को। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई वुड लाइक टू टेल यू कि आपने अगर 14th चैप्टर नहीं पढ़ा है तो उसे ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बेसिक्स जो हैं वो 15th चैप्टर के उसमें 14th चैप्टर का इंक्लूजन है। मतलब 15th चैप्टर के कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझेंगे जब आपने 14th चैप्टर को अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। कैन यू रिकॉल? अब यह ऐसे क्यों पूछा है, कैन यू रिकॉल? क्योंकि ये जो चीजें हैं ये पहली वाले चैप्टर से रिलेटेड है। व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? तो क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन? सिंपल, हाइड्रोकार्बन्स आर कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। सिंपल, ओके। और कभी कभी उसमें क्या आ जाता है, फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, बट जनरली क्या आप बोल सकते हो, कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। सेकेंड, राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूले ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड: प्रोपेन, इथाइन, साइक्लोब्यूटेन, इथीन एंड बेंजीन। तो चलिए प्रोपेन बना देते हैं। ये देखिए, ये प्रोपेन हो गया। फिर उसके बाद क्या है, इथाइन बना दीजिए, तो ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ओके, इथाइन हो गया। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं C2H2। और फिर नेक्स्ट क्या है, साइक्लोब्यूटेन, तो ये देखिए ये हो गया साइक्लोब्यूटेन। ऐसे है, मैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर सबका बना रहा हूँ। आप चाहो तो इथीन बना सकते हो। कैसे? ये ऐसे इथीन हो गया, या फिर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये इथीन हो गया, ओके। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, बेंजीन। ओए बेंजीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे ऐसे ऐसे, या फिर सर मैं बॉन्ड दूसरी तरह से बनाऊंगा, मैं ऐसे 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 बनाऊंगा। एक बोलता है नहीं सर मैं ऐसे बनाऊंगा। ये सब का कारण हमने आपको 14 चैप्टर में बता दिया है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। The compound which contain carbon and hydrogen as the only element are called hydrocarbons। समझ में आ रहा है आपको? मैंने बोला ना, सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या होना चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन है, ओपन चेन है, एलिफैटिक, मतलब आपको ऐसे ऐसे मिलेगा, ओके। ये कार्बन 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 कार्बन, ये कार्बन की चेन है, लेकिन ये कैसी है, ओपन है, खुली हुई है। ऐसा कोई आपको रिंग स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओपन चेन या फिर एलिफैटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिफैटिक, ठीक है। अब जरा देखिए, अब आता है साइक्लिक। क्या आता है, साइक्लिक। साइक्लिक में है सैचुरेटेड, मतलब एलिसाइक्लिक, या फिर अनसैचुरेटेड, ठीक है। सैचुरेटेड, एलिसाइक्लिक, और दूसरा आता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब क्या, वही ऐसा होगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो गया, ऐसे 5 मेंबर की रिंग। जी हाँ, मैं सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक की बात बता रहा हूँ। एलिसाइक्लिक मतलब जिसके अंदर साइकिल होगा, रिंग होगा, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा। मेरी बातों को आप मान लीजिए साथियों, आ रहा है समझ में? आगे देखिए, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मतलब क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा। आ रहा है समझ में? अब उसमें देखिए अनसैचुरेटेड में 2 कैटेगरी है, एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। अब देखिए, अब आपके दिमाग में आता होगा सर एरोमेटिक क्या है, इसीलिए मैंने बोला कि चैप्टर नंबर 14 बहुत ज़रूरी है। आप उसे पूरा पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, तो आपको ये सारे चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो एरोमेटिक मतलब जिसमें एक स्पेशल फीचर होता है एरोमेटिसिटी का, और जिसके लिए 4 कंडीशन इंपॉर्टेंट होती है। जिन्हें नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा मैं, जिन्होंने 14 चैप्टर नहीं पढ़ा है तो उन्हें थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए 4 कंडीशन कौन सी है? सबसे पहले तो साइक्लिक होने चाहिए, उनका हर एक कार्बन sp2 या फिर sp होना चाहिए। sp के लिए क्राइटेरिया क्या है, जो रिंग है वो 8 मेंबर से ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब 8 कार्बन से ज़्यादा होना चाहिए। और तीसरा, वो प्लेनर होने चाहिए या फिर नियरली प्लेनर होने चाहिए, या फिर नियरली प्लेनर होने चाहिए। और चौथा क्या है, वो हकल रूल फॉलो करना चाहिए। कौन सा रूल? हकल रूल। हकल रूल क्या होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ये 4 कंडीशन मेरे साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? एरोमेटिसिटी के लिए। सबसे पहले साइक्लिक, दूसरा sp2 या फिर sp हाइब्रिडाइजेशन, sp के लिए भी कंडीशन है। तीसरा क्या है, प्लेनर होने चाहिए या फिर नियरली प्लेनर होने चाहिए। सर ये प्लेनर का मतलब क्या है? प्लेनर मतलब 2 ही प्लेन होना, मतलब 2 ही एक्सिस के अंदर आ जाने चाहिए, एक तो x एक्सिस और एक तो y एक्सिस। कोई भी 2 एक्सिस, yz ले लो, xz ले लो, ऐसा। तो बेंजीन इसके अंदर ही आ जाता है। और उसके जो पाई बॉन्ड देखते हो ना, ये अबव एंड बिलो द प्लेन आता है। और ये सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से किसमें बताया, चैप्टर नंबर 14। और नॉन एरोमेटिक मतलब, नॉन एरोमेटिक मतलब जो ये चारों में से
कोई एक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, और इन तीनों में से, स्टार्टिंग की 3 कंडीशन में से अगर कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो उसे हम क्या कह देंगे, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक याद रखना, नॉन एरोमेटिक। स्टार्टिंग के 3 कंडीशन, दैट इज साइक्लिक, sp2 sp, या फिर कौन सा, प्लेनर या नियरली प्लेनर, इनमें से कोई अगर एक कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होगी तो सिंपल सी बात है, मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। चलिए, जो डिफिकल्ट पार्ट था वो तो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे सर कोई नॉन एरोमेटिक का एग्जांपल दे सकते हो, अरे ले लेना मेरे भाई, बिल्कुल टेंशन नहीं है, ये ले, साइक्लिक हो गया और इधर ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, लेकिन इधर डबल बॉन्ड क्या है, मिसिंग है, तो क्या हो गया, ये कार्बन sp3 आ गया, ये भी sp3 आ गया। और सर ये sp3 कार्बन कैसे है, तो देखो sp3 के लिए आप चेक कर लो उसने कितने बॉन्ड बनाए हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको एकदम अच्छे से बताता हूं मैं, ये देखिए ये अपना बेंजीन हो गया, आ रहा होगा आपको समझ में, ठीक है। यहाँ पे ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, नहीं सर ये ऐसा नहीं था, ये थोड़ा अलग था, तो चलो अलग ही बना लेते हैं, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड। अब जरा देखो यहाँ पे 2 क्या आ जाएंगे, हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। अब इस कार्बन को देखते हैं, आ रहा है समझ में, तो ये कार्बन के बॉन्ड चेक कीजिए, 1 2 3 और ये 4 बॉन्ड है, तो क्या होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, ठीक है। 4 सिग्मा बॉन्ड है, याद रखना हम पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते। और अगर आप इस कार्बन का चेक करो तो 1 हाइड्रोजन है, 1 सिग्मा, 2, 3 सिग्मा, और ये एक तो पाई है, तो 3 सिग्मा है, तो कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, 3 सिग्मा है, तो ऑब्वियसली बॉन्ड तो बता दिया सर आपने 3 सिग्मा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसका, sp2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, sp2। ऐसे इसका क्या होगा, इसका भी sp3 होगा, कैसे, ये देखिए 1 सिग्मा 2 सिग्मा, जो रेड कर रहा हूं मैं वो, चलिए इसके लिए मैं ग्रीन कलर यूज कर लेता हूं, तो ये 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और ये 4 सिग्मा, टोटल कितने सिग्मा हो गए, 4 सिग्मा। तो इसका स्टेरिक नंबर कितना हो गया, 4, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। अगर आपको स्टेरिक नंबर हाइब्रिडाइजेशन नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों, तो आप केमिकल बॉन्डिंग की हमारी वीडियो देखिए, किसकी, केमिकल बॉन्डिंग, हमने उसे पूरा कंप्लीट कर दिया है, अच्छे से समझिए। आप नोट्स के चक्कर में मत पड़िए यार, नोट्स तो ठीक है, मतलब आज ना कल हम आपको चैनल पे देंगे नोट्स, लेकिन कैसा है, कंसेप्ट बिल्डिंग कीजिए, कंसेप्ट बिल्डिंग अच्छे से पहले उसको समझिए, एक बार समझ में आ गया ना तो नोट्स में से पढ़ के आप खुद मतलब टेक्स्ट बुक से पढ़ के खुद ही नोट्स बना सकते हो, समझे। स्टेट बोर्ड लेवल पे जनरली हम ऐसा मानते हैं कि बच्चों को टेक्स्ट बुक को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, समझ में आ रहा है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आता है उसी में से आता है। एनीवेज नोट्स का भी हम सोचेंगे, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो ये केमिकल बॉन्डिंग से आप समझ लेना, ओके। तो ये क्या हो गया, ये वाला कंपाउंड अपना, ये हो गया नॉन एरोमेटिक। तो याद रखना स्टार्टिंग की 3 कंडीशन में से कोई भी एक अगर फुलफिल नहीं होती तो उसे हम नॉन एरोमेटिक कहते हैं। सर अगर तीनों फुलफिल हो गई, स्टार्टिंग की तीनों फुलफिल हो गई और लास्ट वाला एक हकल का फॉलो नहीं होता, तो हकल का फॉलो नहीं होता, तो हकल में भी एक क्राइटेरिया, अगर 4n फॉलो कर रहा है तब तो जो कंपाउंड होगा वो एंटी एरोमेटिक होगा, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है बट फिर भी बता रहा हूँ। बट अगर 4n के अलावा कुछ दूसरा है तो नो डाउट वो भी नॉन एरोमेटिक होगा, नो डाउट वो भी क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। या फिर इन शॉर्ट बोलूँ ना, अगर चारों में से कोई एक कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही है ना तो उसको नॉन एरोमेटिक कहते हैं। बट एक प्रॉब्लम क्या है, अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है स्टार्टिंग की और चौथी वाली नहीं हो रही है और चौथी वाली में 4n अगर हो रहा है तो फिर वो एक एंटी वाला केस आ जाता है। इसीलिए मैंने क्या बोला, आप स्टार्टिंग का 3 देखो, अगर स्टार्टिंग के 3 में से कोई एक भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो नॉन एरोमेटिक आ जाएगा। एनीवेज चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए सैचुरेटेड अल्केन, ये तो आप सब जानते हो, हाइड्रोकार्बन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सब आपको पता है। फिर अनसैचुरेटेड क्या आता है, अल्कीन एंड अल्काइन। अब इसमें भी क्या आता है, स्ट्रेट चेन आता है, ब्रांच चेन आता है, स्ट्रेट चेन आता है, ब्रांच चेन आता है। सर स्ट्रेट चेन क्या होता है सैचुरेटेड में, ये देखो ये ऐसे हो गया, ये ब्रांच हो गया। अब इसमें क्या करता हूँ मैं, ये बॉन्ड को जरा सा मिटा के बताता हूँ। तो ये देखिए बॉन्ड को मिटाया मैंने, अब ये क्या हो गया, ये हो गया इथेन, सॉरी ये हो गया प्रोपेन। सर ब्रांच चेन अल्कीन क्या होगा, अरे बहुत सारे एग्जाम्पल है अपने पास, बिल्कुल टेंशन न लो। ब्रांच मतलब ये देखो, ये देखो ये मेन चेन है, ये मेन चेन। अब इसमें देखो ये ब्रांचिंग आ गई, देखो ये ब्रांचिंग आ गई, इधर ये ब्रांचिंग आ गई, ऐसे समझ में आया। तो ऐसे ही अल्कीन में ये देखो अल्कीन हो गया, ये स्ट्रेट चेन हो गया। स्ट्रेट चेन कैसे, ये देखो ऐसे सीधा जा रहा है। अब ब्रांचिंग में कैसा होगा सर, तो ये देखो
ऐसे हुआ। अब इसमें एक ब्रांचिंग बना देते हैं, ये लो यहाँ पे ब्रांच आ गया। अब एक लड़का बोलता है सर ब्रांचिंग इधर नहीं बना सकते क्या, ऐसे, तो बेटा वो भी स्ट्रेट चेन में काउंट हो जाएगा। ये देखो, तो सर ब्रांचिंग को पहचाने कैसे, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करो, क्या, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करो, और उसके बाद देखो अगर कोई साइड में बचता है तो उसे क्या कहेंगे, ब्रांचिंग। अब इसमें लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की होगी, 1 2 3 4 5। अब जरा देखिए दूसरा वे, 1 2 3 4 5। तो आप चाहे इसे लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लो, या फिर आप चाहो तो इसे लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लो, बात तो एक ही है, क्योंकि दोनों चेन का जो लेंथ है वो सेम है। तो बचा हुआ क्या होगा, बचा हुआ ब्रांचिंग होगा। तो ये और ये क्या हो गया, ब्रांचिंग। तो मैंने आपको साथ ही साथ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों का ब्रांचिंग बता दिया। आप अल्काइन भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए, ये भी हो गया, ये स्ट्रेट चेन हो गया। अब ब्रांचिंग अगर आपको करना है तो आप ये लीजिए, ये देखिए ब्रांच हो गया। अब यहाँ पे मत ब्रांच लगा देना, वरना ये गड़बड़ हो जाएगा। कैसे गड़बड़ हो जाएगा, कार्बन का वैलेंसी 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता। बोलो आ गया समझ में। तो इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन कितने, लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन कितने हैं, इसमें गिन लो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। आ समझ में। चलिए आगे देखते हैं। तो ये था पूरा आपका क्लासिफिकेशन। हाइड्रोकार्बन कैन बी ओपन चेन और साइक्लिक, ये तो हमें पता है, इन अकॉर्डेंस विथ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। ये देखिए कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। द हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड। अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ ये अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड का मतलब क्या है। हालांकि ये बताया मैंने 14 चैप्टर में, बट शायद ऐसा हो सकता है कि बच्चे एग्जाम के डर में डायरेक्टली यही चैप्टर पढ़ रहे हो, तो उन्हें भी तो मुझे हेल्प करना जरूरी है। तो ये देखिए, मान लीजिए ये एक हाइड्रोकार्बन है और ये भी हाइड्रोकार्बन है। आप सब फट से बोल देंगे सर ये अल्केन है सर, और ये अल्केन में भी ये कौन सा अल्केन है, ये ब्यूटेन है सर। ओके, अब ये ब्यूटेन क्यों है, क्योंकि इसके अंदर दिख रहा है कि टोटल कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। ब्यूटेन है तो इसके अंदर कार्बन कितने हैं, 4। अब इसका मैंने नाम पूछा, भाई इसका नाम बता दो, 1 2 3 4, तो इसका नाम है ब्यूटीन। और क्या, 2 ब्यूटीन। क्या नाम है, 2 ब्यूटीन। तो इसे हम सैचुरेटेड कहते हैं, इसे हम सैचुरेटेड कहते हैं। लेकिन इसे क्या कहते हैं, ये इस वाले को अनसैचुरेटेड। अब अनसैचुरेटेड कहने के पीछे रीजन क्या है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए सैचुरेटेड मतलब जितनी उसकी कैपेसिटी थी सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाने की, उतनी उसने बना दी। ये देखिए, ये कार्बन की कैपेसिटी कितनी थी सिंगल बॉन्ड बनाने की, 4। तो इधर एक हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन इधर होगा, एक इधर हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इधर होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप इस कार्बन को देखो तो अभी इसकी कैपेसिटी पूरी नहीं हुई, क्योंकि ये डबल बॉन्ड जो है, ये डबल बॉन्ड में एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जुड़ के इसे कुछ ऐसे में कन्वर्ट कर सकता है। देखिए पहले यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, अब एक नया वाला भी आ गया जिसे मैं कुछ अलग कलर से दिखा देता हूँ। ये देखिए, हाँ समझ में। तो अब ये क्या हो गया, सैचुरेटेड। मतलब अनसैचुरेटेड का सिंपल सा मतलब है कि उसके अंदर अभी भी सिंगल बॉन्ड बनाने के चांसेस हैं, या फिर कार्बन की जितनी कैपेसिटी होती है सिंगल बॉन्ड बनाने की, उतना बॉन्ड कार्बन ने अभी तक बनाया नहीं है। तो उसे हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड। आया समझ में, बोलो आया समझ में, ऐसा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैन बी इधर एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। ये तो दोस्तों हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम डू यू नो कौन सा गाना है। ये मेरा फेवरेट गाना है, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। ओके जी हाँ, पंजाबी भाईजान ने गाया है, ये आपको बताना है। वाई आर अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स। देखिए पैराफिन्स मतलब ये 2 वर्ड से बना है, एक पैरम और एक है एफिनीज। पैरम मतलब होता है लिटिल,
पैरम मतलब क्या होता है, लिटिल लिटिल, और एफिनिटी मतलब होता है रिएक्टिविटी, बहुत कम रिएक्टिविटी है। अब आप ऐसे पूछोगे सर काहे, क्योंकि देखो ना भाई कार्बन ने सब में क्या बनाया है, सिंगल बॉन्ड, और सबसे पहले मैं आपको बताऊं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होते हैं, ये जल्दी टूटते नहीं है, और जब ये टूटेंगे नहीं मेरे भाई तो रिएक्शन होगा क्या। ओ सर सही बोला आपने, 1 नंबर सर, सही बोला। इसका मतलब जो डबल डबल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले होते हैं वो रिएक्ट करते हैं। हाँ बेटा, क्योंकि अभी भी उनकी टेंडेंसी है ना सिंगल बॉन्ड बनाने की। एक ही बात को कितनी बार बोलूं यार। Alkane contains only carbon carbon and carbon hydrogen single covalent bond. They are chemically less reactive and do not have much affinity for other chemicals. Hence they are called as paraffins. मैंने तो आपको डिटेल में बता दिया, पैरम मतलब लिटिल, एफिनिटी मतलब रिएक्टिविटी। चलिए आ जाते हैं अल्केन को डिस्कस करते हैं। अल्केन्स आर एलिफैटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। ये दिया था चैप्टर 14 में, आपने पढ़ा है कि अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। तो देखिए पहले अल्केन बना लिया जाता है और फिर ये वैल्यू रखी जाती है। जैसे देखिए मैं एक अल्केन ले लेता हूँ C2H6, ओके। अब जैसे ले लिया C3H8, ओके। तो अब जरा देखिए यहाँ पे हम ऐसे करेंगे कि 3 का कोई ऐसा मल्टीपल है, मतलब 3 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 8 आ सकता है, जी नहीं। लेकिन हाँ 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके हम अगर 2 ऐड कर दें तो 8 आ जाएगा। तो इसके लिए मैंने 3 × 2 किया और +2 किया, तो 3 × 2 + 2 गिव्स मी 8, ठीक है। और इस 2 को मैंने ले लिया n, ले लिया, क्या ले लिया n। तो अब जरा देखो, सॉरी इस 3 को मैंने क्या ले लिया, n ले लिया। तो अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, CnH2n+2। तो ये देखिए मेरा किसका फॉर्मूला बन गया, प्रोपेन का। अब जरा देखिए अगर वही मेरे को इथेन का बनाना है तो क्या लिख दूंगा, CnH2n+2। ये देखिए ना फॉर्मूला बनाया ना मैंने। अब जरा देखिए अगर n = 2 रखो तो क्या आ जाएगा, C2H, 2 2 ज़ा 4। ये देखिए ना 2 को n क्या है, n 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 ज़ा 4 + 2 क्या आ जाएगा, C2H6 आ जाएगा। तो ये देखो इसका फॉर्मूला आ गया, सिंपल। बहुत सारे लोग सोचते हैं ये फॉर्मूला कैसे बनाया होगा, कुछ नहीं, सिंपल। आप एक ऐसा मल्टीपल ले लो जो सबको सेटिस्फाई कर रहा है और उसी मल्टीपल से ये फॉर्मूला बन जाता है, वेयर n स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द मॉलिक्यूल। ये तो हम पहले से पढ़े, ओके। आइसोमेरिज्म, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसका जो पार्ट है वो 14 चैप्टर में कंप्लीट किया गया था, ठीक है। आइसो मतलब क्या होता है, सेम। मॉर्फ मतलब जनरली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉर्फ मतलब एक्चुअली फॉर्म होता है ऊपर से दिखने पे। तो मैं आपको बता देता हूँ, आइसोमेरिज्म मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। देखिए आइसोमेरिज्म की 2 डेफिनेशन है, मैं आपको बता देता हूँ। आइसोमेरिज्म का पहले आप सिंपल डेफिनेशन क्या लिख सकते हो, कंपाउंड्स हैविंग same molecular formula but different structural formula, ओके। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग है। या फिर आइसोमेरिज्म में एक और डेफिनेशन लिख सकते हो जो आपका एंट्रेंस लेवल के लिए एप्लीकेबल है, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये पूरा इधर आएगा बट उसके आगे आएगा बट दे शुड हैव एटलीस्ट वन डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, ओके। ये ज्यादा सेटिस्फाइंग डेफिनेशन है, नो डाउट आपके बोर्ड एग्जाम में आप यही वाली लिखोगे, लेकिन ये ज़्यादा सेटिस्फाइंग है कि आइसोमर का क्या होता है, कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट उनका एटलीस्ट एक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, अलग होता है, भिन्न होता है, डिफरेंट होता है। समझ में आया? आगे देखिए एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं
क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे हैं जो डायरेक्टली इस चैप्टर को देख रहे होंगे। तो यहाँ पे देखो, अब मैं इसी मॉलिक्यूल में देखिए 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। अब इसी को 2 तरीके से लिखता हूँ, ये देखिए। अब इसमें कार्बन चेक कर लो 2 है, हाइड्रोजन चेक कर लो 6 है। अब इधर देखो, अब इसमें कार्बन चेक कर लो कितने हैं, 2 है। हाइड्रोजन चेक कर लो 6 है। ऑक्सीजन चेक कर लो, इसमें भी ऑक्सीजन चेक करो 1, इधर भी ऑक्सीजन 1। मतलब देखो दोनों में नंबर ऑफ एटम सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है। बट ये देखो यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा होगा स्ट्रक्चर अलग है। अगर आपने 14 चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये अल्कोहल है और ये क्या है, ये ईथर है। ये अल्कोहल है तो ये क्या है, ईथर है। आया समझ में? तो एक अल्कोहल, दूसरा ईथर। आया बच्चों समझ में? अब मैं आपको बताता हूँ, इसे आप ड्रिंक कर सकते हो, इसे आप ड्रिंक कर सकते हो। ऑब्वियसली डाइल्यूट प्योर नहीं, लेकिन इसे अगर आप ड्रिंक कर लिए तो आपको वोमिटिंग हो जाएगी, वोमिटिंग उल्टी हो जाएगी। आ रहा है समझ में? इसका बॉइलिंग पॉइंट 70 डिग्री सेल्सियस 70-80 के ऐसे बराबर होता है, बट इसका बहुत कम होता है। मतलब मैं आपको बोलूँ तो 50-60 के नीचे भी के नीचे होता है, कम होता है बहुत। आ रहा है समझ में? ऐसा है। तो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से, लेकिन दोनों कितने अलग। आया समझ में? चलिए आगे देखते हैं। Figure 15.2 shows IUPAC and common name of structural isomer of C4H10 and C5H12। तो देखो C4H5H10 और C5H12 का स्ट्रक्चरल आइसोमर 15.2 में दिया गया। यहाँ पे देखिए 15.2 है, ये देखिए ये टेबल है, ये देखिए C4H10 का दिया गया है। ये क्या है, स्ट्रेट चेन है। सर ये कैसे हुआ स्ट्रेट चेन? देखो ना 4 कार्बन स्ट्रेट और इधर देखो ब्रांच। सर इन लोगों ने 3 कार्बन का क्यों नहीं दिखाया? 3 कार्बन में बेटा चेन आइसोमेरिज्म नहीं आती, 3 कार्बन में चेन आइसोमेरिज्म नहीं आता, और ये चेन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल है। आया समझ में? अब कैसे अरेंज करोगे 3 कार्बन? सर ये 2 ये 1, सर ये 2 ये 1। अरे भाई दोनों एक ही है, बस पलटो ऐसे आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है? अब इधर देखो C5 वाला देख लो, ये देखो ये एक स्ट्रेट वाला C5 स्ट्रेट चेन में है। अब इधर देखो स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन है, C4 है, एक ब्रांच हो गया। अब इसमें देखो स्ट्रेट चेन में कितने हैं, C3 3 कार्बन चेन में है, बाकी 2 ब्रांच में। आप ये भी ले सकते हो। आया समझ में? ऐसे। तो देखिए ये एक दूसरे के क्या हो गए, चेन आइसोमेरिज्म। क्या हो गए? चेन आइसोमर हो गए। ठीक है, आगे देखिए। द नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर इंक्रीजेज रैपिडली विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन। नो डाउट जैसे जैसे आप नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे उनके जो आइसोमर है वो बढ़ते जाएंगे। और बेसिकली चेन आइसोमर का यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है। और जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि जो अपने स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं वो 5-6 टाइप के होते हैं, जैसे चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फिर एक और आता है जिसे हम टॉटोमेरिज्म भी कहते हैं। ठीक है, तो अब जरा ध्यान दीजिए, अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो उसमें तो कोई आइसोमेरिज्म नहीं है, 2 में भी नहीं है, 3 में भी नहीं है, लेकिन 4 में अगर आया तो उसमें कितने चेन आइसोमर पॉसिबल होंगे, 2। और 5 आया तो उसमें कितने होंगे, 3। और 6 आया तो उसमें कितने होंगे, 5। ओके, एटलीस्ट 6 कार्बन तक का तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये था आइसोमेरिज्म के बारे में। अब इसके आगे जो है ये क्या है, आपको कॉन्फर्मेशंस पढ़ने अल्केन के। हालांकि इसका इंट्रोडक्शन मैंने किया है अपने 14 नंबर चैप्टर में, बट वैसी ही बात है, बहुत सारे बच्चे आज पहली बार आए होंगे डायरेक्टली यही चैप्टर देखने के लिए, तो कोई बात नहीं है। आज का वीडियो हो गया ऑलरेडी 25 मिनट्स का, तो अब इसे हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे 12th स्टैंडर्ड की सारी वीडियो अवेलेबल है, पूरा केमिस्ट्री कंप्लीट करके रखा है। ठीक है, और 11th भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।